नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत करें दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी बड़ी खबर पर, जहां सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बेहद सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पिछले आदेश का अनुपालन दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपका हलफनामा स्पष्ट नहीं है, आपने ये भी नहीं बताया कि कितने चेक पोस्ट बनाए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सोमवार यानी 25 नवंबर को विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये भी कहा है कि उसी दिन ग्रैफ 4 की समीक्षा की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कम से कम अगले 3 दिनों तक ग्रैफ 4 लागू रहेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी शुभांग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांग, तमाम सख्तियों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जो AQI है उसमें गुणवत्ता में कोई सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मौसम जरूर थोड़ा बहुत साथ दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सख्ती दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कड़ा रवैया अपनाया है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो अगर हम AQI की बात करते हैं वो अभी भी बहुत ख़राब श्रेणी में बना हुआ है, क्योंकि 370 से ज़्यादा का आंकड़ा AQI का अभी भी दर्ज किया जा रहा है। इसी बात की वजह से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से नाराज़ भी थी और उन्होंने एक बार फिर उन्हें इस बात को लेकर के फटकार भी लगाई है कि जो पहले हमने नियम बताए थे कि आप एक तरीके से हल्फनामा जारी करेंगे, आपने जो हल्फनामा जारी किया है उसमें स्पष्ट तरीके से कुछ भी नहीं दिया गया है। जो अधिकारी चेक पोस्ट पर मौजूद है, अगर उन्हें ही नहीं पता है कि एसेंशियल सर्विसेज आखिर कौन सी हैं, तो फिर वो किसी भी ट्रक को अंदर आने की अनुमति दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की शुरुआत भी करी तो उन्होंने सबसे पहले इसी बात को लेकर के जिक्र किया कि आखिरकार आप ट्रकों की एंट्री को किस तरीके से रोक रहे हैं। और उसके बाद जो दिल्ली सरकार के वकील थे उन्होंने कहा कि सभी मालवाहक जो ट्रक है उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन उसी को लेकर के शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ही एक वीडियो सामने आई थी जिसमें कुछ ट्रक ड्राइवर ये कह रहे थे कि हम 200 रुपये देकर पुलिस वालों को हम अंदर आ जाते हैं, दिल्ली के अंदर आ जाते हैं। इस बात को लेकर के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई और उन्होंने कहा कि अब हम केंद्र और दिल्ली पुलिस से ये आदेश देते हैं कि वो वहाँ पर वॉलंटियर्स को खड़ा करे, अधिकारियों को खड़ा करे, जिन्हें इस बात की पूरी जानकारी हो कि एसेंशियल सर्विसेज आखिर कौन कौन सी हैं, और उसके बाद 113 ऐसे जो स्पॉट्स है वो बनाए जाए, 113 चेक पोस्ट बनाया जाए। फिलहाल अभी तक सिर्फ 13 चेक पोस्ट हैं जहाँ पर CCTV फुटेजेस हैं, उनको भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जमा करने के लिए कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो युवा वकील है उनसे भी कहा है, उनसे आग्रह किया था कि वो जो कोर्ट कमिश्नर है वो बन जाएं और सोमवार तक एक रिपोर्ट जारी करें। एक रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ इंतजाम फिलहाल पूरे तरीके से किए जा रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि ग्रैब 4 को हटाना है या फिर नहीं हटाना है। लेकिन तब तक के लिए ग्रैब 4 अभी लागू रहेगा। अगले 3 दिन तक ग्रैब 4 ज़रूर बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि ग्रैब 4 में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो काफ़ी मजबूत प्रतिबंध है, लोगों को समस्या हो रही है, लेकिन सोमवार को ही वो रिपोर्ट देखने के बाद तय करेंगे कि आखिरकार ग्रैब 4 को हटाना है या नहीं। अगर कुछ सुधार दिखेगा और सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ग्रैब 4 हटाया जा सकता है तो ही ग्रैब 4 को हटाया जाएगा। जी शुक्रिया शुभांग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा सोमवार को कि कोई गुणवत्ता में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद ही आगे फैसला किया जाएगा कि ग्रैब 4 को हटाना है या नहीं हटाना है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में मणिपुर के मुद्दे को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और उनके दखल की मांग की थी। इसके बाद अब बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर की स्थिति को कांग्रेस सनसनीखेज बना रही है। नड्डा ने लिखा है कि मणिपुर को लेकर आपके आरोप निराधार हैं, गलत हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में हर क्षेत्र में तेज विकास हुआ है। नड्डा ने याद दिलाया कि आप भूल गए हैं कि आपके शासनकाल में क्या हुआ था। अपने शासनकाल में हालात के सामने जो कांग्रेस थी वो नाकाम रही। ये आरोप JP नड्डा ने अपने पत्र में लगाया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है उस पर हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह से बातचीत की। आइए सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अपनी दलीलें जरूर दे रहे हैं, मगर अगर हम ऑपोजिशन की बात कहें तो कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आपकी सरकार को, केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा है और राज्य में कांग्रेस के जो 5 विधायक हैं उन्होंने
अपना इस्तीफा देने की भी पेशगी की है। उन्होंने कहा है कि अगर इस्तीफा दे और इससे अगर सुधार हो तो वो तैयार है, मगर उन्होंने एक चुनौती भी दी है आपको। और सिर्फ कांग्रेस क्यों, एनडीए के शरीक पार्टी, एनडीए की सहयोगी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, कांग्रेस संगमा की पार्टी, उन्होंने जो आउटसाइड सपोर्ट किया था आपके सरकार को, वो भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो आपके सहयोगी पार्टी, आपकी विपक्षी पार्टी सभी आपको घेर रहे हैं इस मामले पे। क्या ये राजनीतिक तौर से एक बहुत बड़ा अब एक चैलेंज दिख रहा है आपको और बीजेपी के लिए? कांग्रेस का तो सिर्फ 5 ही है ना, वो तो राइज करेगा ना। कांग्रेस का तो सिर्फ 5 ही रह गया। 15 साल के बाद में सिर्फ 5 जीता है तो वो लोग। मेरा तो 45 है भाई, भाजपा का एनडीए का 45 है। नथिंग टू वरी। एनपीपी अभी विड्रॉ करो ना करो, इनफ मेजोरिटी इज देयर। मीटिंग में आया नहीं आया, सब मीटिंग में तो साइन किया है और बिना विथ लेटर्स का साथ वो लोग एक्सेप्टेंस का साथ 33-34 तो है। और एनपीपी का जो है वो लोग को मर्जी है, इसमें क्या है। जो स्टेट की इतना ये क्राइसिस में जो भागना चाहता था भागने दो। स्टेट इज इन ट्रबल। वो जो स्विमिंग में कोई वो कर रहा है, बड़ा 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 मरने वाला है, उसको बचाने के बसे उसको भाग जाएगा तो भागने दो ना, क्या है इसमें। हम है ना, भाग बचेगा बचाएगा ना सबको। वी विल सेव। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर सुकमा में नक्सलियों से जवानों की बड़ी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, ये एसपी किरण चौहान ने की। मौके से जवानों ने 3 ऑटोमेटिक राइफल समेत कई हथियार भी बरामद किए। तड़के सुबह से शुरू हुई ये मुठभेड़, जो काफ़ी देर तक चली। डीआरजी की टीम नक्सलियों की घेराबंदी करने के लिए यहाँ पर निकली थी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके लिखा है कि अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने आज सुबह सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया। जवानों को मिली यह सफलता सराहनीय है। नक्सलियों के खिलाफ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। बस्तर में विकास, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47, इंसास, SLR सहित काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद किए गए। अभी लगातार भी सर्चिंग जारी है। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सलीम शेख। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है और ये जो इलाका है यही घटना स्थल है। यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर माओवादियों के साथ आज सुबह मुठभेड़ हुआ था और उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को मार गिराया है और मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ हथियार भी बरामद किए गए हैं। आप देख लीजिए, इस इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ और पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। क्योंकि इलाका संवेदनशील है इसलिए सुरक्षा बलों ने हमें यहाँ रोक दिया है, लेकिन कुछ देर बाद आला अधिकारी इस मौके पर पहुंचे हैं और पूरे इलाके का कार्डन कर जो नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, इस कारण अभी हमें यहाँ रोका गया है। आपको बता दूं कि सुबह दरभा दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी के साथ आज बड़ा मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 100 के करीब माओवादियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की टीम ने उन्हें घेरने का प्रयास किया और एक बड़ी सफलता उन्हें मिली है। और सुबह जिस तरह से जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक एक बड़ी सफलता दक्षिण बस्तर में देखी जा रही है और पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी और तमाम सुरक्षा बल के जवान अब मौके पर पहुंच गए हैं। जवान जो सर्चिंग पर सुबह गए हुए थे वो अभी लौट रहे हैं, इसलिए इस पूरे इलाके को गार्डन किया गया है, आरोपी पार्टी को लगाया गया है। और जिस तरह से जो खबरें अभी आ रही है और बड़ी संख्या में माओवादियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल पूरे इलाके की सर्चिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है जवानों को कि कब तक कितने शव वहां पे हैं, लेकिन 10 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अब देखिए, जिस तरह से जो खबरें आ रही थी, ये वाहन जो आपको देखने को मिल रहा है, इसी वाहन से माओवादियों के शवों को लाने के लिए रवाना किया गया है। इसलिए पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है और जल्द ही
माओवादियों के शव को यहाँ लाया जाएगा। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। बात कर लेते हैं पंजाब के जालंधर की, जहां पर पुलिस अपराधियों में मुठभेड़ के बाद लांडा गैंग के 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधियों से 7 हथियार, कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 अधिकारी घायल हो गए। अपराधियों पर रंगदारी, हत्या के मामले दर्ज हैं। घेरा जब डाला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की है। दोनों जख्मी हैं और हॉस्पिटल रेफर कर दिए गए। मुलाजिम भी जख्मी हैं। 2 मुलाजिम। कितने हथियार बरामद? 7 के करीब अभी तक वेपन जो हैं, छोटे वेपन, वो बरामद हुए। बाकी सर्च चल रही है कि और वेपन से ज़्यादा गोलियां चली हैं, 50 से ज़्यादा। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गुरप्रीत। जो जालंधर के कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो खुद लीड कर रहे थे। इनके पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ गैंगस्टर जो लंडा ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे जालंधर के एरिया में घूम रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली इनको ये भी सूचना थी कि उनके पास इलीगल वेपन्स है। उस बात को लेके जब पुलिस टीम वहाँ गई तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग शुरू होगी और 50 से ज़्यादा जो गोलियाँ वहाँ पे चलाई गई। और उस मुठभेड़ में हमने देखा कि 2 पुलिसकर्मी जो उस टाइम रेडिंग टीमें थे वो घायल हो गए और उनके साथ जो गैंगस्टर थे 2 लंडा ग्रुप के, उनको भी वो भी घायल हो गए और उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब कुल मिला के जो जानकारी आई है वहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस जालंधर से उनका ये कहना है कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी और 7 वेपन जो वहाँ से उनसे रिकवर कर लिए गए हैं। और ये जो अपराध कर रहे थे इस एरिया में और कई जगह पंजाब में, उसमें ये पाया गया कि एक्सटॉर्शन और हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे। इस बात की उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, तभी उन्होंने टीम भेजी और उसके बाद क्रॉस फायरिंग के बाद एक और टीम भेजनी पड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऑपरेशन चल रहा है कि इनके और साथी इनके साथ थे या नहीं थे, उनकी पूरी तहकीकात चल रही है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो रेडिंग टीम थी उनके साथ 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और आगे इनके खिलाफ कौन कौन से केसेस थे, कैसे ये एक्सटॉर्शन कॉल करते थे, क्या इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी, उन चीज़ों पे सब पे वर्क किया जा रहा है। लेकिन तारे लंडा ग्रुप के साथ जुड़ने के कारण इनको बड़ी गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि इनके पास इलीगल वेपन है, 7 इलीगल वेपन इनसे रिकवर कर लिए गए हैं। अब जो पुलिस वाले हैं उनका ये कहना है कि ये कहाँ से वेपन प्रोक्योर करते हैं और कैसे क्राइम कमिट करते हैं, इन सारे पहलुओं पे वो इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे। एक बार फिर से बात कर लेते हैं दिल्ली के प्रदूषण की, जिसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रेफ 4 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। इसमें यह कहा गया है कि सभी विभागों को रोज़ की रिपोर्ट देनी होगी। प्रदूषण के खिलाफ सभी लोगों के बीच, साथ ही RWA और व्यापारियों के बीच जागरूकता फैलानी होगी ताकि ग्रेफ 4 के नियमों का सख्ती के साथ पालन किया जा सके। तो दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है गोपाल राय ने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। सर्वोकॉन ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्टेबलाइजर रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन। बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में इस समय एक बैठक चल रही है। ये पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही है। पार्टी के मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम तय किया जाएगा। इसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, सभी प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश संगठनों के महासचिवों को शामिल किया गया है। हमारे सहयोगी विकास सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। विकास, आज क्या क्या इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है और कब तक ये संगठन चुनाव का कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, अभी सक्रिय सदस्य अभियान जो चल रहा था उसकी समीक्षा बैठक है। इसलिए सभी राज्यों के जो संगठन के महत्वपूर्ण लोग हैं, कोर ग्रुप के लोग हैं,
वो दिल्ली आए हुए हैं और अलग अलग राज्यों के सभी कोर ग्रुप के पदाधिकारी इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी विस्तार कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। सक्रिय सदस्यता अभियान की समीक्षा के साथ ही अलग अलग राज्यों में जो संगठन के चुनाव होने हैं उनको लेकर भी ये बैठक में महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। किस राज्य में कब संगठन के चुनाव को अमली जामा पहनाया जाएगा, प्रदेश स्तर पर कब इस पर नियुक्तियां होंगी, ये सब कुछ आज उसका एक खर्चा खाका खींच लिया जाएगा। और ये माना जा रहा है इसके अलावा जो अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनकी भी समीक्षा बैठक इस महामंत्रियों की बैठक के साथ ही पदाधिकारियों की बैठक में हो सकती है। करीब शाम को 6 बजे ये बैठक संपन्न होगी और उसके बाद सभी पदाधिकारियों को जहां पर जिन राज्यों में लक्ष्य से पीछे है पार्टी, वहां पर उनको नए लक्ष्य दिए जाएंगे और साथ ही साथ संगठन चुनाव की प्रक्रिया जो है वो तेज रफ्तार पकड़ लेगी। और इसका जो चरम आएगा वो अखिलेश आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ आएगा, जो संभवतः माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में संपन्न हो सकता है। जी शुक्रिया आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र में कल वोटों की गिनती होनी है। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव नतीजों से पहले सभी पार्टियां चुनकर आने वाले विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने में पहले से ही जुट गई हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद विधायकों को मुंबई लाने की तैयारी है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी की जीत का दावा करते हुए कहा कि कल ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद के सवाल पर नाना पटोले ने कहा कि कोई भी जो फैसला है वो इस बारे में पार्टी हाईकमान लेगा। कोई विधायक हमारा इधर उधर नहीं होगा। कल जैसे रिजल्ट लगेंगे वैसे विधायकों को मुंबई लाया जाएगा। कल ही अगर दोपहर तक रिजल्ट आते तो शाम को बहुमत हमारा आएगा तो कल ही हम दावा करेंगे। जो निर्दलीय हैं या जो आपकी विचारधारा को मानने वाले स्ट्रॉन्ग बागी रहे हैं, क्या उनको मनाने का प्रयास क्या आप उनसे संपर्क उनके भी संपर्क में हम लोग हैं। हमें वैसे भी हमारी मेजॉरिटी आएंगी, ये हमारी उम्मीद है। अगर तो भी हमारे कई विधायक जो इंडिपेंडेंट है उनसे संपर्क में। पर जिसके ज़्यादा विधायक उसका ही मुख्यमंत्री होगा, ये मोटे तौर पर हाई कमांड डिसीजन लेगा। और इस बारे में संजय राउत ने क्या कहा है ये भी सुन लेते हैं। हमारे 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं। 160 कांग्रेस, शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और हमारे छोटे छोटे घटक दल हैं। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। वहीं कोलाबा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार और राज्य विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भरोसा जताया है कि महायुति इस साल 2 गुने अंतर से सरकार बनाएगी। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने एमवीए पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें पता है कि वो हार रहे हैं, इसीलिए होटल बुक कर रहे हैं। सर, महाविकास आघाड़ी की तरफ से तैयारियां की गई हैं, विधायकों को बचाने के लिए होटल बुकिंग की जा रही है। खबरें ये भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन जो है वो विधायकों को लाने के लिए बंदोबस्त किया गया है। कितनी सत्यता है सर इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी कोई तैयारी नहीं की गई है और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे विधायकों के ऊपर पूरा भरोसा है और सभी विधायकों का पार्टी की तरफ निष्ठा और भरोसा कायम है और इसीलिए हमें ये सब करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं दिखती। सर, संजय राउत हैं, हर सुबह बोलते हैं, आज सुबह भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि महाविकास आघाड़ी जो है वो 160 सीटों पे जीत रही है और जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति है वो ये चुनाव हार रही है। आपके अनुसार सर क्या जो है वो आने वाले हैं आंकड़े, क्या होने वाला है, थोड़ा सा आपके उससे बताएं। संजय राउत जी जब बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से जब बोलते हैं, तब उनके मन में जो डर है उसके विपरीत वो बोलते हैं। जब उनको मालूम होता है कि उनका पराजय होने वाले है, तब वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं हमारी जीत होने वाली है। तो जब संजय राउत ऐसे बोलते हैं तो वो संकेत रहते हैं कि उनके विरोधियों की जीत होने वाली है और सत्य परिस्थिति वो भी जानते हैं। और सत्य परिस्थिति ये ही है कि आज के आकलन के अनुसार
युति बहुत आगे निकल चुकी है और निश्चित रूप से सरकार महाराष्ट्र में बनाएगी। सर, आपका आंकलन क्या कहता है, कितनी सीट्स आएंगी महायुति की महाराष्ट्र में? मेरा वैयक्तिक आकलन जो मैंने किया है और जो अनुमान मैंने लगाया है, जो बातें मैंने राज्य के विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसीज से सुनी है, बात की है, उसके अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति 175 जगह पे विजय प्राप्त करेगी। सर, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है बेहद कॉम्प्लिकेटेड रही है, आज से नहीं वर्षों से रही है। पिछले कुछ सालों में जो गठजोड़ हुआ, जो पार्टियां वापस बनी या वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी अलग तरीके से, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। हम पहले भी देख रहे थे चुनाव से पहले कि किस तरीके से सीट शेयरिंग फार्मूला को लेकर डिस्कशन हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। अब जब सीट शेयरिंग फार्मूला पूरी तरीके से ठीक हो गया, अब ये बात आ रही है कि सीएम कौन बनेगा। एक तरफ हम पुणे में देख रहे हैं, ये हम महायुति की बात कर रहे हैं कि अजीत दादा के पोस्टर लगे हुए हैं कि लोग चाहते हैं कि अजीत दादा जो हैं सहयोगी पार्टी के हैं आपके, वो सीएम बने। एक तरफ बावनकुले साहब है, वो कहते हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पे चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बने। आपको क्या लगता है और आप क्या चाहते हैं इसमें? ये सत्य है कि हम ये चुनाव युति के माध्यम से लड़ रहे हैं। इसमें 3 प्रमुख पक्ष है, उनके साथ आरपीआई भी है हमारे साथ। ऐसे परिस्थिति में स्वाभाविक है, हर दल को ये लगता है कि अपना नेता मुख्यमंत्री बने। हमें लगता है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लगता है उनके नेता मुख्यमंत्री बने, शिवसेना चाहती है कि उनके नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये हमारी निजी चाहत है, ये हमारी पर्सनल डिज़ायर विश है। लेकिन युति में जब हम काम करते हैं, अलायंस के रूप में जब काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो अलायंस के लीडर्स मिलकर रिजल्ट के बाद इस विषय का निर्णय लेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक नया अभियान शुरू किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उन्होंने राजधानी दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा अभियान शुरू किया। इस कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा करेगी और दिल्ली वासियों को इस मुद्दे पर अपने विचार रखने का मौका देगी। केजरीवाल के इस कदम से चुनावी माहौल में चर्चाएं और तेज हो गई हैं। कैंपेन लॉन्च करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी आई तो मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी जैसी 6 सुविधाओं को बंद कर देगी। के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हाँ, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है। उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी की मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, 24 घंटे फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छी और शानदार मुफ्त शिक्षा, शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा। अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के टैक्स के पैसे को अपनी जेब में रखने के बजाय जनता पर खर्च किया। लेकिन अगर बीजेपी आ गई तो ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए अपनी रेवड़ियों को बचाने के लिए दिल्ली वालों को एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री बनाना होगा। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने इन तमाम बातों का जवाब दिया है। आइए सुन लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी की बात आप नहीं कर रहे, आप मार्शल्स की बात नहीं कर रहे, आप गेस्ट टीचर्स की बात नहीं कर रहे, तो आपकी नीयत में खोट दिखाई दे रही, क्योंकि 10 साल से आप इन लोगों का वोट लेकर इनका खून चूसते आए। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। ये सब समाज कल्याण योजनाएं जो भाजपा के हर राज्य में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, जाके देख लीजिए, उस गुड गवर्नेंस के मॉडल को देख लीजिए। कैसे महिलाओं को आर्थिक योगदान दिया जाता है, कैसे महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित किया जाता है, कैसे उनको उनके पैरों पर खड़े करने का काम किया जाता है, कैसे केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए योजना लाई, कैसे बिजली में सौभाग्य योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को गांव देहात के
बिजली का कनेक्शन दिया गया है। ये है प्रधानमंत्री की योजना। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। आज सुप्रीम कोर्ट में कथित शिवलिंग का ASI सर्वे कराने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ज्ञानवापी संबंधी सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेगा। सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच में हुई। मामले पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। बेंच ने यह भी कहा कि सीलबंद क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण और मामले के सुनवाई योग्य होने के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर सुनवाई कर सकता है। आज जो एप्लीकेशन लगी हुई थी वो वजू टैंक एरिया, जिसे सील्ड एरिया कहा जाता है, उसके ASI सर्वेक्षण की मांग थी। आज वो वाली एप्लीकेशन लगी थी और कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किया है और अंजुमन इंतजामिया से 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसमें जो बाकी अन्य SLP हैं उसका एक चार्ट देके अदर साइड को भी सर्व कर से एग्रीएबल क्या क्या SLPs लगनी है वो सारी भी फिर अगली डेट 17 दिसंबर को है उसमें लगाई जाएगी। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद में अब मामला जो है कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में बहुत तेज हो चली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में जल्द सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हिंदू पक्ष की अर्जी पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है। हिंदू पक्ष ने मांग की है कि जो सील किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी में जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, कथित शिवलिंग है, उसकी भी ASI से सर्वे होना चाहिए, ये मांग उन्होंने की है और उस मांग पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उनसे जवाब मांगा है। 2 हफ्ते में मुस्लिम पक्ष को ये जवाब देना होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच के सामने इस मामले को रखा गया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बताया गया कि ऐसी बहुत सारी याचिकाएं हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को जो ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं है, इस याचिका पर पहले फैसला देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे पर जिला अदालत में हार चुका है, हाई कोर्ट में हार चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। तो यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां ने बड़ी टिप्पणी की और कहा है कि हम इस मामले में सारे जो याचिकाएं हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे और फिर इस पर सुनवाई करेंगे। 17 दिसंबर को अगली सुनवाई इस मुद्दे पर होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम देखेंगे कि क्या इसको हर हफ्ते में या हर 15 दिन में एक बार सूचीबद्ध किया जाए और उसको सुना जाए। काफ़ी अहम है ऐसा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जो कथित शिवलिंग जो हिंदू पक्ष दावा करता है कि वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो फव्वारा है, उस पूरे क्षेत्र को सील करने के आदेश दिए थे और फिलहाल वो एरिया जो है सील है। ASI जांच पर भी बाद में रोक हो गई थी, आगे उसमें कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मुद्दे पर बड़ी सुनवाई करने जा रहा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। वहीं यूपी के संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच आज जुमे की नमाज अदा की गई। संभल में जामा मस्जिद को मंदिर बताए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर सर्वे कराया गया। इस मुद्दे पर हालात सामान्य रखने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। हिंदू पक्ष की कोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया गया कि यह मस्जिद मूल रूप से मोहल्ला कोट पूर्वी में हरिहर मंदिर था और 1529 में इसे मस्जिद बना दिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। तो 19 नवंबर को क्या हुआ था ये एक बार देख लेते हैं। दोपहर 1:30 बजे हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। दोपहर 3:30 पर कोर्ट ने सर्वे कराने का फैसला किया। शाम 6:30 बजे एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे। अब 29 नवंबर को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के सिलसिलेवार ढंग से आपको बता रहे हैं कि 19 नवंबर को क्या क्या हुआ था। शाम 6:30 बजे एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे और अब 29 नवंबर को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां पर पराली जलाने पर 2 महीने तक रोक लगा दी गई है। 2 महीने तक किसान पराली नहीं जला सकेंगे। भोपाल कलेक्टर ने यह प्रतिबंध लगाया है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल NGT के आदेश का पालन करते हुए ये रोक लगाई गई है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर
ये कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदेश को न्यायालय, नगरपालिका, सभी तहसील कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति, सभी पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के लिए भी कहा गया है। देखिए, कहा गया है जो भी कार्यपालन मजिस्ट्रेट हैं या जो भी पुलिस अधिकारी हैं वो अपने अपने इलाकों में नोटिस चस्पा करें, किसानों को समझाइश दें, क्योंकि वैसे भी भारतीय दंड संहिता, न्याय संहिता की धाराओं के तहत ये एक अपराध है जिसमें 6 महीने की कैद और 15,000 रुपये जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। तो ये तो इसका कानूनी पहलू हो गया। तो उनसे सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अगले 2 महीने तक कोई किसान अपने खेत में पराली न जलाए। अब दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है? ये आदेश हर बार निकलते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश देश में पराली जलाने के मामलों में, ये खुद केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 11,500 मामले हैं। पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ चुका है। तो मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। इसके पीछे की भी दूसरी वजह है कि जैसे जैसे सोयाबीन का रकबा घटा है, मध्य प्रदेश जहाँ पर धान ज़्यादा नहीं होता था, अब किसान धान का रकबा पिछले 10 सालों में लगभग दोगुना हो गया है। लगभग 2 गुना धान होने लगा और उसके बाद जो पराली जलाने के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। श्योपुर जैसे ज़िलों में 2424 मामले आ गए हैं। हालांकि जो आदिवासी बहुल ज़िले हैं, बालाघाट जैसे, जो धान रबी के मौसम में भी लेते हैं, वहाँ पर पराली जलाने के मामले बहुत कम हैं। सिर्फ 6 मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी किसानों ने एक राह दिखाई है कि इन इलाकों में जिसे पराली को नरवाई कहा जाता है, उसके निष्पादन के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएँ। कनाडा की सरकार ने बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कनाडा के भीतर गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ट्रूडो सरकार का यह स्पष्टीकरण कनाडा के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के उस दावे के बाद आया जिसमें आरोप लगाया गया था कि निज्जर की हत्या की कथित साजिश भारत के शीर्ष नेताओं ने रची थी। और एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में जब विदेश मंत्री जयशंकर से भारत कनाडा के संबंधों के बारे में पूछा गया था तो उनका क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. So apparently the license that they give themselves is totally different from the kind of restrictions that they impose on diplomats in Canada. इस ताज़ा घटनाक्रम पर विदेश मामलों के जानकार अशोक सज्जनहार का क्या कहना है, आइए ये भी सुन लेते हैं। 18 सितंबर को तो उन्होंने जो किया, फिर अभी 1 महीने पहले उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कोई उनको आवश्यकता नहीं थी। तो जो जैसा भारत ने कहा है, जो ये अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने वोट और बटोरने के लिए ये ऐसा खेल खेल रहे हैं। और उनके लिए उनका जो देखिए इंटरेस्ट है, जो हित है, बहुत ही पैरोकियल इंटरेस्ट है, बहुत ही लिमिटेड इंटरेस्ट है। क्योंकि अब अगले साल इलेक्शन होना है और वो निर्भर थे एक पार्टी पर, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह धालीवाल की, और उसके सपोर्ट पर वो अपनी सरकार चलाए हुए थे। अब उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया है। वहां तक कि जो लिबरल पार्टी के बहुत सारे एमपीज हैं, उन्होंने भी देखा है जो ये तो जस्टिन ट्रूडो तो देश को एक तरफ धकेले जा रहे हैं, जिसको बिल्कुल आइसोलेट हो रहा है कि उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनकी बातों के ऊपर। हालांकि वो प्रयास बहुत कर रहे हैं। जो अमेरिका में जो केस चल रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू का, और कनाडा में जो केस चल रहा है, उनको दोनों को मिलाकर देखा जाए, परंतु कोई उनके ऊपर विश्वास करने के लिए कोई तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर ये आई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दावों के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ये कहा कि पुतिन ने मान लिया है कि यूक्रेन पर हमले में नए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। साफ है कि अब नए बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल से युद्ध और भड़केगा। साथ ही ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि इस युद्ध को यूक्रेन ने नहीं बल्कि रूस ने बढ़ाया है। इससे पहले पुतिन ने दावा किया था कि हमले के दौरान एक नई इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल की जांच की गई है। पुलिस ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि रूस अपनी नई मिसाइलों को यूक्रेन के मददगार देशों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है।
जो यूक्रेन को मिसाइल दागने की इजाज़त दे रहे हैं। पुतिन के बयान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। अभी लंच करते करते ओडेसा में हमें इस बात की जानकारी मिली है कि अगले कुछ समय में मैसिव अटैक रूस की तरफ से होने जा रहा है और इसलिए जो आगे का कार्यक्रम है उसको रोककर बस की तरफ भागने को कहा गया है ताकि हम शेल्टर में जा सकें। और आगे जो दौड़ रही है वो हमारी कोऑर्डिनेटर है यहाँ की, और जल्दी से कोशिश होगी कि एक ऐसे शेल्टर में पहुँचे जहाँ किसी भी तरह के हमले की सूरत में एक सुरक्षित पनाह ले सके। तो होटल के बेसमेंट 3 यानी कि तीसरे भूतल में मैं आ गया हूं और जो एहतियात बरतने की सलाह दी गई है उसको मानते हुए, और ये जो सामने है ये शेल्टर है और ये भी काफ़ी सुरक्षित शेल्टर माना जाता है। तो यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और इनके पास भी किसी न किसी तरह की सूचना होगी तभी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्रीमिया ग्लोबल जो कॉन्फ्रेंस था जिसमें मेरा सेशन था, सेशन के बीच में ही एयर मिसाइल की आवाज़ आई है और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की जो जानकारी है वो आ रही है और इसलिए अभी जो है हमें यहाँ से निकल कर ले जाया जा रहा है। सारे के सारे जो गेस्ट हैं, जो स्पीकर्स हैं, जो सबों को जो है यहाँ से सुरक्षित ठिकाने पर जाना है।